हे गाइस, तो यहाँ पर 9th का एक और चैप्टर हम ले आए हैं अपने टारगेट 95 प्लस वाली सीरीज में। और इस बार जो चैप्टर है वो बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर अभी अभी ताज़ा 8th से 9th में आए हैं, ठीक है, उनको मैं कहना चाहूँगा कि यस, डिफरेंस है कुछ 8th और 9th में। मतलब 8th में मिला जुला के पूरा साइंस एक ही था, भले ही वहां पर केमिस्ट्री फिजिक्स बायो थे, पर वो इतना कुछ डिफरेंसेस उतना ज्यादा आपको मतलब लेवल जो है उतना ज्यादा नहीं था। बट अब 9th में आ गए हो तो अब थोड़ा तरीका सीखना होगा, क्योंकि यहीं से जो आप अपना बेस बनाओगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, वही चीज आपको आगे काम आने वाली है। तो यहां पर थोड़ा जरूरी है ध्यान से चीजों को पढ़ना। ओके, तो यस, मैं बता दूं कि हमारे कुछ अलग और प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि हमारा प्ले स्टोर पे आपको लर्निंग ऐप मिल जाएगा जहां पर बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। अदर देन दैट हमारा एक वेबसाइट है जिसका नाम है sanjeevsir.com। ठीक है, वहां पर भी आपको बहुत सारे स्टडी रिलेटेड कंटेंट्स मिल जाएंगे। और स्पेशली अगर हम बात करें 10th की, तो 10th की अभी कोर्सेस भी वहां पर आ चुके हैं। जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, 9 के लिए नहीं है फिलहाल। ओके, तो लाइव सेशंस और बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। अदर देन दैट भाई, हम लोग टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहां पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। ओके गाइज, तो अब हम शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर है। ठीक है सर, चैप्टर तो ये नहीं था, सेल आएगा सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल ही होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे हम इतने बड़े एक बंदा दिख रहा है आपको, तो इसका जो सबसे बेसिक लिविंग मॉलिक्यूल है, नॉट आई कैन नॉट कॉल इट एज मॉलिक्यूल, बट जो सबसे बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम सेल कहते हैं। सेल शब्द का ही मतलब होता है एक लिटिल रूम। तो थोड़ा सा इसको हम पहले इलैबोरेट कर लेते हैं। सेल क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिर्फ फंडामेंटल यूनिट बोलने से नहीं काम चलेगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम ये देखने स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इतनी बड़ी इमारत जो आपको दिख रही है, इसका जो स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? ब्रिक। ऐसे छोटे छोटे ब्रिक को लेके और फिर ये इतना बड़ा इमारत खड़ा हो गया, है ना। वैसे ही जब कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है, जैसे मान लो कि इतना प्यारा जो बंदा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका ये जैसे ये ब्रिक से बना हुआ है, वैसे ये बंदा जो है छोटे छोटे ऐसे सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसी को कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चर में सबसे छोटी यूनिट जो है, जो इस पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल कहेंगे। तुम बोलोगे सर ऐसे तो स्ट्रक्चरली सबसे छोटा तो हम एटम कह सकते हैं, एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं? लिविंग मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल, मतलब जैसे कि एटम कहोगे तो एटम तो हर जगह प्रेजेंट, नॉन लिविंग में भी है। लिविंग का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। ऑफ कोर्स एक सेल जो है करोड़ों एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहां पर स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझ में आ गया कि हाँ, बॉडी एज अ पूरा स्ट्रक्चर, उसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल जो काम करता है वो ये है, ताकि सेल, हर एक सेल अपना अपना जब काम करते हैं तब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है, क्या होता है फंक्शनल यूनिट? मैंने अभी बताया ना कि जैसे स्ट्रक्चरल तो मतलब कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हुआ कि हम एज अ होल बहुत सारे एक्टिविटीज कर पाते हैं, हम लिविंग एक्टिविटीज कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि सेल्स अपने अपने लेवल पे अपना फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब, ठीक है, जो भी वर्किंग हो रही है, तो सेल्स अपना अपना सही से वर्क कर रहे हैं, इसलिए एज अ ऑर्गेनिज्म होल वो भी अपना वर्क कर पा रहा है। ठीक है, हेंस इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सर और क्या आगे? अच्छा जी, तो यहां पर सेल को डिस्कवर पहली बार किसने बताया था सेल के बारे में? तो वो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में, उस टाइम पे वैसे उसी सेंचुरी में टेलीस्कोप जो है, नॉट टेलीस्कोप सॉरी, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और वैसे इन्होंने जब सेल की डिस्कवरी करी तो इन्होंने अपने ही डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप से की थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया, इन्वेंट किया, बट इन्होंने जो किया था वो इनकी खुद के माइक्रोस्कोप से इन्होंने किया था। देखो क्या है, इन्होंने सबसे पहले जो, देखो ये लगभग ऐसा कुछ दिखने वाला माइक्रोस्कोप है, जिससे इन्होंने प्लांट का जो पेड़ों का जो बार्क होता है,
जो छिलका होता है ना, उनके जो ट्रंक का जो छिलका होता है, उस बार्क के अंदर से उसका जो कॉर्क सेल है, ठीक है, ये जो बार्क है इसके कॉर्क सेल के का सेल जो उसके अंदर का जो सेल्स है उसको स्टडी किया गया था। देखो हनीकॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर जो है, छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इन्होंने सेल के बारे में ऐसे पहली बार देखा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल का बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, जैसे हमने अभी थोड़ा बहुत समझा है उसी को यहाँ पर देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी में यही बताया गया है कि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, तो वो सब जो है सेल से बने हुए हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया उस चीज को। उसके बाद क्या है, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने वाले सेल से ही, एग्जिस्टिंग वाले सेल से ही, वो सेल डिवीजन वाले प्रोसेस से, उस हम देखेंगे, उसी से फॉर्म होता है। तो नया सेल कैसे बनता है, एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी करोड़ों, मतलब कई हर दिन नए नए सेल जो है वो बनते रहते हैं, पुराने सेल डैमेज होते रहते हैं, डाई होते रहते हैं, तो यानी नए नए सेल्स जो है वो एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का मैंने कुछ सेल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, तो वही यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्मूथ मसल, जो हमारे स्मूथ मसल्स है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से टिश्यू चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में ये ओवम, ठीक है, ये है स्पर्म, आपको पता होगा ये फीमेल गैमेट है, दिस इज द, है ना, इसमें फीमेल गैमेट होता है, यहाँ पर मेल गैमेट। ठीक है, सो ओवम, स्पर्म, और ये जो ये बोन सेल्स है, दिस इज ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसके बाद ये है फैट सेल, ओके, फैट सेल, और ये है न्यूरॉन, द नर्व सेल, जिससे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब बना हुआ है, नर्व्स। ठीक है, तो अब यहां पर एक सवाल बनता है कि कैन यू नेम द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। सेल की अलग अलग साइज होती है, ये तो ह्यूमन बॉडी का सेल बताया। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है उनमें सबसे बड़ा सेल आप बता सकते हो क्या? ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओगे। जिनको भी पता है अभी पॉज करके और बताएं कि विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन सी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो आपको पता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और एक से ज्यादा सेल से बना है तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। बस वही है। तो यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ, दे आर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल, है ना, सिंगल सेल से बने हुए। यहां पर क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। दूसरा क्या है, यहां पर सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। अगर समझो हम यहां पर बात करते हैं अमीबा, अमीबा हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो वो सब क्या है, वो सब एक सेल से बना है। तो उसकी उनकी जो पूरी लाइफ एक्टिविटी है वो एक ही सेल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बने ही एक सेल से हैं। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, जैसे अपनी ही बॉडी की बात कर लें, तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, हर जगह अलग अलग टाइप के सेल है, और वो सब स्पेशलाइज्ड है अपना अपना काम करने में। जैसे ब्रेन सेल्स का जो मैंने अभी बताया अपने नर्व सेल्स, तो उनका काम है कंडक्शन, इम्पल्स को कंडक्ट करना। ठीक है, हार्ट के जो सेल्स है उनका अलग काम है। तो सबका अपना अपना स्पेशलाइज्ड वर्क है। ठीक है, तो वो मल्टी सेलुलर में ऐसा होता है। यूनिसेलुलर में एक ही सेल है, सारा एक्टिविटी करेगा। मल्टी सेलुलर में कई सारे टाइप के सेल हैं, सब अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं सर। यस, तो ये जो यूनिसेलुलर है, जैसे एग्जांपल यहां दिखाया मैंने, अमीबा देख सकते हो। ठीक है, वैसे इसके बारे में ये सब चीजें जो है हम अलग से डाइवर्सिटी चैप्टर में थोड़ा अच्छे से देखेंगे वहां पर। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में जैसे देखो, अब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म एज अ होल, एक ह्यूमन बीइंग है। अब इसका एक ऑर्गन देख लो कि ये हार्ट है। हार्ट भी टिश्यूज, अलग अलग टिश्यूज से बना है, और उसके टिश्यूज का सेल। तो आप समझ सकते हो कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारे बॉडी का, स्ट्रक्चरल सेल है। फिर ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं वैसे ऑर्गन सिस्टम। जैसे हार्ट, आर्टरी, वेन सब मिलाओगे तो क्या बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और वो फिर फाइनली जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब मिला के क्या बनेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देन वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सर, प्रो
कैरियो, इसका कोई शब्द का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है, इसमें एक सेकेंड, ओके, सो यहां पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, यानी पुराने टाइप का। और कार्यो शब्द जो है, ये सब क्या है ना, ग्रीक लैटिन से आपको पता ज्यादा चीजें आती है। तो ये कार्यो, ये कौन सा वर्ड डिनोट करता है? दिस डिनोट्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है वो तो अपने को, वैसे आपको अगर पढ़ा होगा 8 तक थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ठीक है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे। और यू का मतलब ऐसे आप कह सकते हो डेवलप्ड, अगेन कार्यो मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हम कह रहे हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो बहुत पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। जैसे कि ऐसा नहीं कि डायनासोर, ऐसे मैं कह रहा हूं पुराने टाइप के, मतलब जो एवोल्यूशन प्रोसेस में जो सबसे पहले आए, जैसे बैक्टीरियास है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले जो फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म से जो पहली चीज बनी, ठीक है, वो बैक्टीरियाज का ग्रुप है, मोनेराज। ठीक है, अगेन ये सब चीजें हमको डाइवर्सिटी चैप्टर में डिटेल में देखनी है। बट वो जो बैक्टीरियाज है काफी पुराने लाइफ फॉर्म्स है, तो उनका सेल क्या एडवांस होगा? नहीं सर, उनका सेल थोड़ा पुराने टाइप का होगा। और सेल के मतलब टर्म में नहीं दिया, यहाँ पर न्यूक्लियस के हिसाब से दिया है, हम उसको देख लेंगे कि उनका जो न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो एकदम बहुत ही बेसिक फॉर्म, इनफैक्ट उसको न्यूक्लियस कहते भी नहीं। और यूकैरियोटिक जो उस प्रोकैरियोटिक से ही डेवलप होते होते यूकैरियोटिक बने, तो यूकैरियोटिक में थोड़ा न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर वेल डिफाइंड होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहा गया है। सर थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे देखो ये है प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, इसमें फ्लैजेलम है ना, ये बड़े बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेलम है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीलिया यूकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है, बट देख लो स्ट्रक्चर बेसिक। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर न्यूक्लियस, देखो ये सेल का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर देखो न्यूक्लियस इतना फेंट दिख रहा है, इतना कुछ खास वेल डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसको न्यूक्लियस बोलते नहीं, इनफैक्ट इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो पुराने टाइप के सेल्स हैं, जैसे ये बैक्टीरिया दिखाया गया है, तो इसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, वेरी बेसिक फॉर्म। और इसके अलावा देखो राइबोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सेल में, सेल वॉल क्या है वो सब अपन देखेंगे आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, और सेल वॉल जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है वो टफ होती है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो वैसे आप यहाँ पर फिलहाल ये फोकस करो कि प्रोकैरियोटिक का मतलब, बाकी कुछ मत देखो, सिर्फ ये देखो कि उनका न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इनफैक्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अच्छा, यूकैरियोटिक में क्या होगा? अच्छा, प्रोकैरियोटिक थोड़ा सा एडवांस तरीके से दिखा दिया है, ये दिस इज अगेन प्रोकैरियोटिक, थोड़ा सा कलर्ड फॉर्म में दिखाया है, यहाँ पर देख सकते हो। तो न्यूक्लियस इतना मतलब अजीब सा दिख रहा है, इतना कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, सो दैट इज इनफैक्ट कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, और यस यूकैरियोटिक देख लो, तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस देखो कितना सिस्टमैटिक है, कितना, ये ग्रीन वाला नहीं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, so this is nucleus so systematic with a membrane properly well defined nucleus, hence उसको हम यूकैरियोटिक में इंक्लूड करते हैं। बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करो। सिर्फ इतना याद रखो, बाकी चीज मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो यहां पर देखो कि प्रोकैरियोटिक में दे आर ओल्ड फॉर्म्स, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। यूकैरियोटिक में न्यू फॉर्म्स ऑफ सेल, ठीक है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, इनफैक्ट प्लांट एनिमल सब यही कैटेगरी का, यूकैरियोटिक कैटेगरी का सेल्स बेयर करता है। अब थोड़ा डिफरेंस की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो ये प्रोकैरियोटिक है, इनके जो सेल की साइज है वो भी छोटी होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 10 माइक्रोन या 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। हाउ मच इज 1 माइक्रोमीटर? 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इनका सेल साइज भी छोटा है कंपेयर टू यूकैरियोटिक। जस्ट चेक, यहाँ पर 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक साइज होती है यूकैरियोटिक की। ऑब्वियसली वो पुराना फॉर्म है तो सेल साइज भी छोटी है, 1 से 10 माइक्रोन, और ये 5 से 100 माइक्रोन का रेंज हो सकता है। आगे, यस, न्यूक्लियर रीजन, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस इज नॉट
वेल डिफाइंड, और इनफैक्ट उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, लिख सकते हो वहां पर, नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन भी नहीं है वैसे, ओके। और यहां पर क्या है देखो, देयर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक की बात हो रही है, देयर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्रॉपर है प्लस न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। सो न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक में, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे देखते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर वैसे आगे हमको अगेन पढ़ना है, बट जो हमको अब तक की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से थोड़ा पॉइंट आप समझ लो। न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मतलब पूरा सेल क्या करने वाला है, वो किस टाइप का है, पूरी इंफॉर्मेशन सेल की जो है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ऐसा क्रोमोसोम्स होता है जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं असल मायने में। तो जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में इनका जो न्यूक्लियस है, इट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम, ठीक है। ये इनफैक्ट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्रोमोसोम ही कहते हैं, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, जोम का मतलब होता है थ्रेड, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स, इनकी न्यूक्लियस के पास एक ही क्रोमोसोम्स है, वेराज यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक में कितना, मोर देन वन क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में होता है। तो याद रखना ये डिफरेंस की पॉइंट, यहाँ पर न्यूक्लियस हैज सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर न्यूक्लियस हैज मोर देन वन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, जिसमें जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनिज्म की, उस सेल की। आगे देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं, सेल के अंदर जो और पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइजोसोम्स, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। बट इनको जो सेल के अंदर के अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनल्स। तो इनके ऊपर प्रॉपर देखो मेम्ब्रेन्स है, कवरिंग होती है, तो ऐसे वाले ऑर्गेनल्स जो है वो उधर पे नहीं होते। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, वेराज यूकैरियोटिक दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जितने भी है देखो प्रॉपर मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आगे देखते हैं सर, यस। अब जो हमने वही देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, थोड़ा सा पॉइंट शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, कॉमननेस भी बताई जा रही है। सो प्रोकैरियोटिक में हमने क्या बोला, ओल्डेस्ट सेल टाइप, ओल्डेस्ट सेल टाइप, स्मॉल एंड सिंपल, साइज भी छोटी है, सिंपल है, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या है, इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक, उसी से इवॉल्व हुए हैं। दे आर लार्जर इन साइज एंड कॉम्प्लेक्स, उनकी कंपैरिजन में लार्जर भी है, साइज बड़ी हमने देखा 5 से 100 माइक्रोन, और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। मतलब इसमें देखो अलग अलग ऑर्गेनल्स है विथ मेम्ब्रेन वाले, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है इनके पास। वेराज दे लैक न्यूक्लियस, है ना, इनके पास न्यूक्लियोइड है, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है ही नहीं। यहाँ पर दे कंटेन न्यूक्लियस, उसके बाद दे लैक ऑर्गेनल्स, हमने देखा कि भाई यहाँ पर वो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स भी नहीं है, दे कंटेन ऑर्गेनल्स। उसके बाद ये जो भी प्रोकैरियोटिक वाले जितने भी क्रीचर्स हैं वो सब क्या होते हैं, दे आर ऑल यूनिसेलुलर्स, एक सेल के बने हुए। वेराज जो यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, दे कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में यहाँ पर एग्जांपल जैसे अमीबा, वो सब यूकैरियोटिक में ही आते हैं, बट कैसे हैं वो, यूनिसेलुलर है। बाकी प्लांट्स एनिमल्स को आप यहाँ कैटेगराइज कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरी में आप देख सकते हो, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है, और यूकैरियोट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकैरियोटिक टाइप का सेल है। ओके, अच्छा सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में सिमिलैरिटी क्या है, इन चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दे बोथ हैव डीएनएस, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम का होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसके बाद दे बोथ हैव राइबोसोम्स, दोनों के पास राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स ऐसी यूनिट्स होती है जो प्रोटीन बनाती है अपनी, ठीक है। दे हैव साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो जेली लाइक मैटर है, ठीक है, देखेंगे हम आगे, डोंट वरी। उसके बाद दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है तो उसको कवर करने के लिए सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, डीएनए भी दोनों में होता है। ये सिमिलैरिटी हो गई और डिफरेंसेस, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस।
ओके, सो अगेन कमिंग टू, अब हम प्रोकैरियोटिक को छोड़ देते हैं, अब हम यूकैरियोटिक से डील करते हैं। सो यूकैरियोट में भी मेन दो कैटेगरी बना लो, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स देख लो, बहुत ही फिक्स्ड, बहुत ही रिजिड टाइप के दिखने वाले, वेयर एज एनिमल सेल्स देख लो, काफी ऐसा लग रहा है कि एकदम ऐसा कोई गुब्बारा है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस टाइप का है। ठीक है, सो ये अपने एनिमल सेल्स हो गए। थोड़ा सा हम डिफरेंस के साथ पॉइंट्स बना लेते हैं, बट सबसे पहले आप ये देख लो कि दो ऐसी चीज जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, क्या क्या है? देखो, सेल के ऊपर तो सेल मेम्ब्रेन होना जाहिर है, मतलब सिंपल है, ये बहुत ही लॉजिकल है कि भाई सेल के ऊपर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन तो होता है, वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। तो ये तो होता है कवरिंग, ताकि अंदर के साइटोप्लाज्म को रोका जा सके, अंदर होल्ड किया जा सके। पर प्लांट सेल में एडिशनली थोड़ा सा और टफनेस बढ़ा दी जाती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है थोड़ी सी हार्ड, विच इज द सेल वॉल। तो पहली पॉइंट जो डिफरेंस की आप ये बनाओगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट। हमारा बॉडी इतना ज्यादा स्टिफ नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट, वेरएज यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट। तो देखो टफनेस ज्यादा है, यहाँ पर कितना जेली लाइक लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेल वॉल नहीं है, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है। एक और चीज कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, या फिर कहो तो थोड़ा और जनरल बात करें तो प्लास्टिड्स, बिकॉज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना, तो यानी उनके पास क्या है, ऐसा कुछ स्पेशल चीज है, सो देयर सेल्स हैव प्लास्टिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिड्स प्रेजेंट, यहाँ पर प्लास्टिड्स एब्सेंट। हम थोड़ी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दो पॉइंट्स मैंने डिफरेंस की बता दी, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट। सर और क्या, और भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, जो प्लांट सेल होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस देखो एनिमल सेल से, एक बड़ा सा खाली स्पेस जो है, यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा एक देखो स्पेस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दैट इज द वैक्यूल। इनफैक्ट इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि ये सेंटर में होता है, और भी छोटे मोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, बट प्लांट सेल में ऐसा एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखो कितना बड़ा है ये देखो, लगभग कहा जाए तो 50 to 90% ऑफ द सेल स्पेस जो है वो ये वैक्यूल लेता है। ऑफ कोर्स ये खाली नहीं, इसमें ना सेल सैप भरा होता है प्लांट सेल्स की, अगर हम सेंट्रल वैक्यूल की बात करें। सो यहाँ पर दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, दो यहाँ पर हो गए। दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कहाँ पर? प्लांट सेल में। whereas एनिमल सेल्स दे डू नॉट हैव, दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गई, दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। यहां पर क्या बोला मैंने? दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। पॉइंट्स बनाते जाओ, नोट करते जाओ। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट, यहां पर प्लास्टिड प्रेजेंट, यहां पर प्लास्टिड एब्सेंट। फिर क्या बताया मैंने? दे हैव लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, और यहां पर क्या बोलेंगे? सेंट्रल नहीं बोलना, यहां पर बोलना दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट बता देते हैं कि क्योंकि इनकी वैक्यूल जो इतनी बड़ी है, तो इनका सब मैंने बताया सेल का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियस। तो अगर इनका नॉर्मली क्या होता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्योंकि सबसे मेन पार्ट है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो नॉर्मली सेंटर देखो, यहां पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द सेल, वेराज यहां पर न्यूक्लियस देखो साइड में आ गया। ठीक है, तो इधर आप कहोगे कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब है, ये टेक्निकल टर्म है, साइड में आ जाने के लिए, कोने में आ गया। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, और इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट पेरीफेरी। 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता दिए। प्लांट सेल सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड एब्सेंट, दे हैव लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, दे हैव कंपैरेटिवली स्मॉलर वैक्यूल्स। ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट पेरीफेरी, कोई भी साइड में हो सकता है, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस कर लिया सर अपन ने। आगे देखते हैं, सेल की थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जो जनरली कोई भी जो यूकैरियोटिक जो हम सेल कहते हैं,
ठीक है। तो वो सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ बेसिक जो सबसे मेन पार्ट जैसे न्यूक्लियस उसको इंक्लूड करते हुए सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। देन हम जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वो सब के स्ट्रक्चर फंक्शन में जाएंगे। पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं तो यहां पर देखो सेल का सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, जो कहां पर होता है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये किस में होता है, दिस इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये सब प्लांट्स में ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल में नहीं होता, ठीक है, बाकी बैक्टीरियाज में एंड ऑल में हो सकता है। अच्छा, इनके प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो वो सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कह लो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। तो सबसे बाहर वाली कवरिंग प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और उसके अंदर वाली जो कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है बट सेल मेम्ब्रेन ये जो पार्ट है, अब इसके अंदर की चीजें एनिमल सेल में भी है, ठीक है। जो अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है भरा हुआ सेल के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल और प्लाज्म का मतलब प्लाज्मा। सो दिस इज सेल प्लाज्मा। अब यहां पर प्लाज्मा का मतलब वो केमिस्ट्री से मत जोड़ना, जेली लाइक मटेरियल, इधर ऐसे ही मानना है, ठीक है। और सर ये जो सेल का प्रोमिनेंट पार्ट क्या है, ऑब्वियसली दैट इज न्यूक्लियस। अच्छा, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल इंटरैक्शन विथ एनवायरमेंट आर पॉसिबल, ठीक है। तो जो सेल के अंदर और बाहर की चीजें एक्सचेंज, कुछ चीजें ऐसी भी पॉसिबल है, वो कैसे हम देखेंगे आगे, बट अंदर बाहर से थोड़ा एक्सचेंज जो है वो भी पॉसिबल है। यस, तो नाउ वी हैव न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पर सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा मैंने बताया, द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही ऐसा पार्ट है जहां पर सेल की सारी जानकारी, इनफैक्ट सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो सेल की नहीं, उस ऑर्गेनिज्म की सारी जानकारी जो है वो उस न्यूक्लियस के अंदर बंद होती है। तो कह सकते हो, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने, ठीक है। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, अभी बताया मैंने। ब्रेन में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। वैसे यहाँ न्यूक्लियस के अंदर पूरे सेल की सारी इंफॉर्मेशन कहां बंद है, न्यूक्लियस के अंदर। सिर्फ सेल की नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन भी हर सेल के न्यूक्लियस में होती है। ओके, नाउ वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहां पर चैप्टर जब भी आप बायो का ज्यादा चीजें पढ़ते हो तो स्ट्रक्चर फंक्शन ऐसे हम जनरली हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर क्या है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में ये याद रखो कि सर जी इसका जो मेम्ब्रेन्स होता है, इसके पास सिंगल नहीं होता, डबल लेयर होता है। सो डबल लेयर मेम्ब्रेन है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, जैसे सेल के अंदर के प्लाज्मा को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मैटर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो दो डबल लेयर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास और उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एंड ऑब्वियसली वहां पर क्रोमोसोम तो है ही, वो मैं बताऊंगा आगे। अदर देन दैट फंक्शन क्या है सर इसका, मैंने कहा कि भाई ये पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर है सेल का। सो इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। पूरे सेल को कंट्रोल, मेन कंट्रोल यही करता है। जैसे हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे सेल को ये कंट्रोल करता है। एंड देन वी हैव इट स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, है ना। जो डीएनए है वो इसी के अंदर है ना, तो मैं बताऊंगा कहां पर एग्जैक्टली वो लोकेट होता है। बट देखो कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म, जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है कैसे कहां से फ्लो हो रही है, तो वो एक्चुअली हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर बंद है कि भाई जो भी खूबी है हमारे अंदर वो हमारे पेरेंट्स से कैसे आएगी, ठीक है। सो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसके अलावा इट मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये दोनों भी यही बनाता है। इसके अलावा राइबोसोम्स भी ये बनाता है। सर राइबोसोम्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। एंड देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर, कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल इन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो क्रोमोसोम ज्यादा विजिबल तब होते हैं जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, ठीक है।
अच्छा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, है ना, जब हो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो एक्चुअली वो क्रोमोसोम है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, और कौन से फॉर्म में करता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सर देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, देखो यहां पर क्रोमोसोम दिखा रहा हूं, दिस इज क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी ये ऐसा, दिस इज डीएनए। देखो डबल हेलिकल, सीढ़ी की तरह ऐसे स्पाइरल दिख रहा है। सो ये डीएनए है जिसमें सारे जो इंफॉर्मेशन है हमारे इनहेरिटेंस का, हमारे हेरिडिटी, हमारे पेरेंट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर कैद है, बंद है। ठीक है, सो ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल द इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड हियर। देन हम जो बाकी पार्ट्स हैं जो मैंने बताया अभी थोड़ा से, जैसे सेल वॉल हो गया। ठीक है, सेल वॉल का यहां पर देख लो, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ऑब्वियसली ये क्या है? ये सेल को सपोर्ट करने का काम करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रक्चर कैसा है? इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये सिर्फ प्लांट में तो होता, एनिमल में तो होता नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, मैंने बताया है। ठीक है, और कहां पर है? सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया अपना सेल वॉल। इसके अलावा फाउंड इन प्लांट्स, algae, fungi and many bacteria, but not found in animal cells. Then we have प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल के अब अंदर वाला। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर के प्लाज्मा को इनफैक्ट रोक रहा है या फिर उसको कंटेन कर रहा है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या है सर? इट इज अ फिजिकल बैरियर फॉर द सेल, है ना। सेल को के अंदर कोई चीज ना जाए या सेल की चीज बाहर ना जाए, इसके लिए बैरियर, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है, एंड सेपरेट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सेलेक्टिव, ये मैं बताऊंगा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी क्या है, मतलब कुछ चीजें किसी खास कंडीशन में सेल से अंदर बाहर की जा सकती हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्कस होगा आगे। देन वी हैव लोकेशन, कहां पर है ये? सराउंडिंग द सेल आउटर सरफेस। तो देखो सेल है, सेल का आउटर सरफेस को सराउंड कर रहा है, एंड इट इज बीनीथ द सेल वॉल। अगर मतलब हम एनिमल सेल में तो नहीं होता सेल वॉल, बट ये जो है प्लांट सेल्स और बाकी में सेल वॉल के अंदर रहेगा। ठीक है, देन कमिंग टू द साइटोप्लाज्म, ये जो जेली लाइक मैटर है, ठीक है, इसकी बात होगी, साइटोप्लाज्म। सो द फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म ही भरा हुआ है और बीच बीच में जो ऑर्गेनल्स है वो रहेंगे ना। तो यहां पर ओवरऑल जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस जेली लाइक मैटर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। इसके अंदर वाटर होता है, सॉल्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट। एड्स इन मूवमेंट का मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? मतलब मान लो कोई चीज को एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल तक जाना है, कुछ मैटर सेंड करना है, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही वो मूव करता हुआ जाएगा, यानी मीडियम की तरह काम कर रहा है। इसके बाद जब सेल से बाहर भी कोई चीज सेंड करनी है तो साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन दैट। ओके, ये तो हो गया भाई। इसके बाद हाँ, अब देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। इसके बाद हम बेसिकली सेल का जो ऑर्गेनल्स है, जो सबसे मेन पार्ट माना जाता है चैप्टर का, वो हम देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बट पहले ये समझना भी जरूरी, बिकॉज अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सर इसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी, नाम से देखो, सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है? कोई चीज आसानी से पास होने दे। जैसे कि किसी मिट्टी पे कोई सॉइल है, मान लो वहां पर पानी डाल रहे हैं, पानी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जा रहा है, सोख ले रहा है, तो हम परमिएबल कहेंगे उसको। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि वो सेलेक्टिवली, यहां पर इसका मतलब है सेलेक्टिवली परमिएट करने देना, यानी सेलेक्टिवली चीजों को अंदर या बाहर मूव होने देना। ठीक है, तो ऐसे कोई मेम्ब्रेन है तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जैसे एक मान लो एक मुर्गी का अंडा ले लिया हमने, कच्चा है, और उस अंडे को, दैट इज अ सेल, याद रखना वो एक सेल होता है। ठीक है, वो एक पूरा एक सेल होता है। अब उसको हमने डाल दिया इसके अंदर
एक मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो क्या होगा कि वो जो अंडे का जो शेल है, वो ऊपर का जो कवर है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा HCl के साथ। और ऐसा नहीं कि अंडा फूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने देखा हो बॉयल अंडे में, अगर आपने देखा हो कि ऊपर का छिलका निकालने के बाद भी अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना, तो दैट मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेल है ना वो अंडा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने अंडा डाला है, विच इज मतलब कच्चा अंडा, रॉ अंडा, तो ऊपर का शेल तो डिसॉल्व हो जाएगा, शेल तो डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का था, लेकिन अंडा फिर भी नहीं फूटेगा क्योंकि उसके अंदर एक पतली सी कवरिंग है जिसके अंदर अंडा का जो कंटेंट है वो रहेगा। निकालोगे एकदम ऐसे जेली लाइक रहेगा, एकदम टियूं टियूं, एकदम जेली लाइक मटेरियल रहेगा पूरा। वो जो सेल है वो आपको मतलब लगभग ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उस अंडे को मान लो कि मैं पानी में डालता हूँ और कुछ टाइम तक छोड़ देता हूँ, तो वो थोड़ा पानी अब्जॉर्ब करके फूल जाएगा। तो अब वो सब कहानी जो है वो हमको समझनी है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो चीजों को अपने अंदर से पास होने दे सकता है अंडर सर्टेन सिचुएशंस। देखो क्या है वो सिचुएशंस। मान लो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि पानी यहां से यहां फ्लो करे, वाटर यानी H2O जो है वो इधर से इधर फ्लो करे, ठीक है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूं कि वाटर जो है वो यहां से यहां फ्लो करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूं मैं, अमाउंट नहीं कह रहा। और इधर पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, यहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो होनी चाहिए। एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ऑब्वियसली वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से तभी ये पास होगा। तो ये समझ में आ गई कब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये कब अपने अंदर से चीजें पास होने दे सकता है, जब जिस भी चीज को ट्रांसफर करना है वो एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो, दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन में हो, तभी वो अलाउ करेगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन वाली चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे आता हूं, थोड़ा सा मैं अगेन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगेन आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन का कैसे मूवमेंट होगा वो सब बताएंगे अपन। सो ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द प्रोसेस of movement of water from inside or simply inside or outside the cell through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल होता है। तो यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये सेल है, मान लो दिस इज अ सेल, तो अगर सेल अंदर से बाहर, अगर सेल से पानी फ्लो हो रहा है, अगर सेल से अंदर मतलब इनसाइड से आउटसाइड अगर वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसको भी मैं ऑस्मोसिस कह सकता हूं, ठीक है। और या फिर अगर बाहर से अंदर भी अगर वाटर फ्लो हो रहा है तब भी मैं उसको ऑस्मोसिस कह सकता हूं। तो ये बात याद रखना कि ऑस्मोसिस यानी क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड या फिर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एंड ऑब्वियस सी बात मैंने यहां बता दी कि कब होगा ये मूवमेंट, जब सपोज इनसाइड से आउटसाइड कब होगा, अंदर से बाहर कब होगा, जब अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का और बाहर लो है, क्योंकि वाटर हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा, थ्रू द मेम्ब्रेन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अंदर से बाहर कब मूव करेगा, जब अंदर हाई है बाहर लो है, ठीक है, तो अंदर से बाहर मूव करेगा। बाहर से अंदर वाटर कब मूव करेगा सेल के, जब बाहर हाई है अंदर लो है, ठीक है, तो बाहर से अंदर मूव करेगा। तो जब अंदर से बाहर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस।
एक्सो ऑस्मोसिस, याद रखना। सो ऑस्मोसिस के भी दो टाइप हो जाएंगे, एक एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरा जब अंदर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस, याद रखना। सो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल या थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसके दो टाइप्स हो गए, एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस जहां पर अंदर से बाहर जा रहा है, और एंडो ऑस्मोसिस जहां पर बाहर से अंदर वाटर मूव कर रहा है। सर डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बता देते तो अच्छा होता। इसमें ना सब कुछ सेम रखो, ये वाटर की जगह, मतलब सब पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, वाटर की जगह सब्सटेंसेस लिख दो। मतलब वाटर के अलावा कुछ और कोई भी चीज फ्लो कर रही है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या कोई न्यूट्रिएंट, कोई भी चीज मतलब अदर देन वाटर। तो अगर डिफ्यूजन आया यहां पर बायोलॉजी में गैसेस में, वहां पर तो हमने बोला केमिस्ट्री में इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, यहां पर क्या है, यहां पर द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स या द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के फ्लो को, उसके अंदर से वाटर के फ्लो होना उसके थ्रू, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर सेल के अंदर जा रहा है पानी तो एंडो ऑस्मोसिस, अगर बाहर निकल रहा है अंदर से तो एक्सो ऑस्मोसिस। और इसी बेसिस पे ऐसे ही मतलब सेल ही है, अब वाटर के अलावा कोई और मूवमेंट हो रहा है, कोई और चीज अगर अंदर या बाहर जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो जनरली डिफ्यूजन, वाटर के लिए ऑस्मोसिस। अच्छा सर, इसके बाद देखते हैं कि ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन का जो हिसाब किताब है वो यहाँ समझ लेंगे बेहतर ढंग से। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिलहाल ना इस टॉनिक शब्द का मतलब क्या है वो समझ लो। सो दिस टॉनिक मीन्स, हिंदी में लिखूं अगर तो मैं गाढ़ापन, ठीक है, या तुम थिकनेस ऑफ द फ्लूइड ये मान लो, ठीक है, या डेंस, ठीक है। तो ये सब मतलब डेंस है। अब हाइपो का मतलब होता है, हाइपो शब्द का मतलब होता है लेस, ठीक है, कम, और हाइपर शब्द का मतलब होता है मोर, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम। तो अगर मैं मान लो कि मैंने यहां पर एक वेसल लिया जिसमें ऐसा इंतजाम किया है कि बीच में ना एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है, बिल्कुल पार्टीशन है, वो दो पार्ट्स में उस वेसल को डिवाइड करता है। अब इसमें ना हमने क्या किया, हमने एक तरफ, दोनों तरफ मान लो 1-1 लीटर पानी डाल दिया, 1 लीटर वाटर, यहां भी 1 लीटर वाटर, ठीक है। और इसमें 1 चम्मच 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, और यहां पर डाल दिया 10 स्पून ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो अब देखना यहां पर दोनों तरफ 1 लीटर पानी है, इधर 1 स्पून सॉल्ट है, इधर 10 स्पून सॉल्ट है, ओके। तो अब यहां पर इस वाली केस में कौन से जो हमारा ये होगा, कौन से वाले पार्ट को, कौन से वाले सोल्यूशन को, इधर सोल्यूशन 2 है, अब ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, कौन से सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, कौन से सोल्यूशन को हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो याद रहे हाइपरटोनिक मतलब मोर अब डेंस, मोर गाढ़ा, ज्यादा गाढ़ा कौन सा रहेगा। तो आप देख सकते हो जहां 10 स्पून डाला है ऑब्वियसली वो ज्यादा गाढ़ा होगा। सो दिस विल बी हाइपरटोनिक, ठीक है। और जहां पर 1 चम्मच सॉल्ट डाला भाई वो कम गाढ़ा होगा, सो दिस विल बी हाइपोटोनिक, ठीक है। अब वाटर कहां से कहां फ्लो करता है वो जानना दिलचस्प है कि वाटर तो सर दोनों तरफ 1 ही लीटर है ना, वाटर तो दोनों तरफ 1 ही लीटर है, तो हम कैसे इसमें अब कहां से कहां फ्लो करेगा। हमने तो ये पढ़ा है कि वाटर हाई से लो में जाता है, इधर तो दोनों तरफ इक्वल है,
इक्वल अमाउंट है, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन, चेक द कॉन्सेंट्रेशन। मान लो मैं ये कहता हूं कि ऐसा हिसाब लगाया, मान लो कि यहां पर मुझे ये पता लगा, परसेंटेज मैंने जब निकाला तो ये पता चल रहा है कि इधर सॉल्ट जो है वो 1% है और बचा हुआ, मतलब अब इस साइड की बस बात कर रहे हैं, तो बचा हुआ जो है वो वाटर है। यानी 1% अगर सॉल्ट हो गया तो बचा हुआ मतलब कितना, 99% क्या है, वाटर है। ठीक है, और यहां पर मुझे पता लगा कि भाई इनका परसेंटेज निकाला तो ये पता लगा कि सॉल्ट जो है वो 10% है, और अगर सॉल्ट 10% तो मतलब बचा हुआ क्या है, 90% क्या है, यहां पर वाटर है। सो नाउ जस्ट चेक, अब देखो कि वाटर का हाई कंसेंट्रेशन कहां है, वाटर का हाई कंसेंट्रेशन कहां है, देखो यहां 99%, यहां 90%, मतलब दैट इज हाई। अमाउंट दोनों तरफ सेम है 1 लीटर, पर वो कितना सॉल्यूट मिक्स है उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो यहां पर वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब यहां से यहां वाटर फ्लो करेगा। तो ये ध्यान दे दो अब कहां से कहां फ्लो कर रहा है। ठीक है, ध्यान दे दो, वाटर फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ये लॉजिक याद रख लो, क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्यूट कम है, और जहां सॉल्यूट कम है वहां ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट मतलब वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से स्लोली चाहिए तो रिपीट करके समझ लो क्या हो रहा है। यहां पर हमने ये लिया हाइपोटोनिक, हाइपो क्यों बोला, क्योंकि ये कम गाढ़ा है, 1 ही चम्मच हमने नमक डाला था। दिस इज हाइपरटोनिक, ज्यादा गाढ़ा है, 10 चम्मच हमने नमक डाला था। परसेंटेज मान लो इसका 1%, अगर मतलब हम इनका परसेंटेज निकालो सोल्यूशन का, तो ये 1% आया, तो बचा हुआ 99% वो है। इसमें ज्यादा नमक डाला है तो हमने चेक किया इसका परसेंटेज, तो पता लगा ये 10% है, तो अगर ये 10% है तो ये 90% वाटर हो गया। तो वाटर की हाई कंसेंट्रेशन कहां पर हो गई, हाइपो की तरफ, और वाटर की लो कहां हो गई, हमेशा हाइपर की तरफ ही होगी। सो वाटर विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। पर सर अगर डिफ्यूजन होना होगा सॉल्ट का इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सॉल्ट का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो वहां से होगा जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का। सॉल्ट का हाई कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ 10% है, यहाँ 1% है, सो दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट यहां से यहां मूवमेंट करेगा। तो सॉल्ट या सोल्यूट कहां से कहां मूव करता है, हाइपर से हाइपो। लेकिन जो सॉल्वेंट है, जैसे यहाँ पर वाटर है, तो कहां से कहां मूव करेगा, हाइपो से हाइपर। ठीक है, उम्मीद है कंसेप्ट समझ में आ गया। और आइसोटोनिक का मतलब क्या, आइसोटोनिक का मतलब आपने जो लिया है मेम्ब्रेन, दो तरफ जो सोल्यूशन है, दोनों तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब यहां पर भी 1 + 1 लीटर और इधर भी 1 स्पून + 1 लीटर, समझ में आ रहा है। 1 चम्मच सॉल्ट और 1 लीटर पानी, यहाँ भी 1 चम्मच सॉल्ट 1 लीटर पानी, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सबका सेम है। तो ऐसे वाले को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो उसको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। सर आइसोटोनिक में मूवमेंट होगा क्या, नहीं, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना ही वाटर का ना ही सॉल्यूट का, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। और मूवमेंट कब होती है, जब एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, दूसरी तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं। ओके, मैं इतना कचरा मिटा देता हूं। हाँ, सो प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब सेल, प्लांट सेल की बात हो रही है, तो अंदर से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, तभी तो श्रिंक होगा, तभी तो छोटा होगा। ठीक है, तो श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल इन रिस्पॉन्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, है ना। तो पानी जब निकल गया तो प्लांट सेल श्रिंक हो गया, एंड into a high concentration solution. So this will always happen जब उसको कहाँ डाला जाए, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में डालोगे तभी ऑब्वियसली अंदर से पानी बाहर फ्लो करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे द सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस होता है तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से, सेल वॉल समझो, जब सेल वॉल ऐसे था, प्लाज्मोलाइसिस होगा, वाटर निकल जाएगा, तो जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा दूर चला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पुल्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल।
ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चीजें ध्यान से समझ लेना। अच्छा, एक और चीज होती है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद सेल ऑर्गेनेल्स। बट एक बात समझ लो, सेल डिफरेंशिएशन एक टर्म होता है, सेल डिफरेंशिएट होना। तो व्हाट इज सेल डिफरेंशिएशन? सेल डिफरेंशिएशन का मतलब जब सेल, मान लो सेल डिवीजन हो गया, एकदम ताज़ा ताज़ा सेल बना हुआ है, छोटा सा बच्चा सा सेल है, वो थोड़ा जब ऐसे पैदा होते होते वो अपना एक्शंस तो करेगा नहीं, काम करेगा नहीं, थोड़ा सा जब वो डेवलप हो जाएगा, अपनी साइज में आ जाएगा, तब वो अपना फंक्शन करना प्रॉपरली शुरू करेगा। तो सेल जब पूरी तरह से जवान हो जाता है, जब अपने काम में जिस टाइम लग जाएगा, ठीक है, दैट टाइम यू कैन डिफरेंशिएट द सेल कि हाँ अब ये इस काम के लिए बना हुआ है ना। सो दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर की सबसे अहम चीज जो है वो आ चुकी है, जहाँ पर जितने भी मेन ऑर्गेनल्स है, अभी न्यूक्लियस तो हमने पढ़ लिया, जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स है, अदर देन दैट जो भी पार्ट्स है सेल के वो हम पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा सर? ये वाला। ठीक है, देखेंगे डिटेल इसका। ठीक है, सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख लो ध्यान से। इसके बाद गोल्गी अपैरेटस। कौन सा वाला सर? ये वाला गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स कौन सा वाला है सर? ये है, दिस इज लाइजोसोम। ओके, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है सर? माइटोकॉन्ड्रिया दिस वन। ठीक है, इसके बाद है क्या? प्लास्टिड्स। दिस इज प्लास्टिड। एंड देन वी हैव वैक्यूल। वैक्यूल कहाँ गया रे? वैक्यूल, यस। ठीक है, सो यहाँ पर अपने को ये 6 चीज जो है ना एकदम अच्छे से पढ़नी है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली चीज नहीं पढ़नी, बट यहाँ पर इसको ज्यादा इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ठीक है, ज्यादा सवाल आते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, ये वो 6 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर फंक्शन एकदम बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला। तो हम 6 को बारी बारी से कर लेंगे। फर्स्ट वाला देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सर, सेल के अंदर ये अजीब सा ऐसे कुछ वेसल टाइप दिखता है। ठीक है, अच्छा सर ये तो अजीब सा दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखते हैं। ओके, सबसे पहले कि यहाँ पर जो भी हम ऑर्गेनल देखेंगे ना, उनको हम एक पोस्ट देंगे, एक काम से उसको कंपेयर करेंगे। बेसिकली काफ़ी टाइम वो नाम उसके लिए यूज़ भी किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर इसका जो काम है ना, उसके हिसाब से मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूनिट होती है, कहीं कार बन रही है, कहीं बिस्किट बन रहा है, कहीं कपड़े को मतलब कपड़े की लूम है, तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर आप इस नाम को इससे कनेक्ट कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पर कुछ तो मैन्युफैक्चर होता है। आप ये कर लोगे ना तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। ओके, क्या मैन्युफैक्चर होता है सर, देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख ले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हम इसको स्ट्रक्चर वाइज क्या ये दे सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, दिस इज द स्ट्रक्चर। हमको क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेनली पढ़ना है। सो स्ट्रक्चर क्या है देखो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ राउंड एंड ऑब्लिक बैग्स। देख सकते हो आप कि ये राउंड बैग और ये ऐसा फैला हुआ सा बैग ऐसा दिख रहा है ये। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क, ऐसा नहीं कि एक ही है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। इसके मेम्ब्रेन तो है ही ना, सो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, तो देखो ट्यूब्स भी है और शीट्स भी है, तो इट इज अ नेटवर्क, एक दो नहीं है ना, काफी सारे हैं। सो इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ राउंड एंड ऑब्लिक बैग्स। ठीक है, देख सकते हो ट्यूब्यूल्स की तरह है, ट्यूब की तरह है। ये तो हो गया सर इसका स्ट्रक्चर। और ये न्यूक्लियस से काफी टाइम, देखो कितना कॉन्टैक्ट में रहता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या है ऐसा इतना खास क्या है इसमें, और क्यों इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा गया, वो भी हमको देखना है। तो पहले ये देख लो कि इसका 2 टाइप्स होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ठीक है, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो इसके दो टाइप्स बना लिए हमने, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा स्मूथ। तो देखो देखने में भी थोड़ा अलग है, रफ के ऊपर देखो छोटे छोटे से डॉट्स, दाने दाने दिख रहे हैं, पिंपल्स टाइप दिख रहे हैं, स्मूथ एकदम स्मूथ है। तो यहाँ पर क्या है वो, मतलब वो रफनेस जो है वो क्यों है रफ के ऊपर, बिकॉज वो जो दाने हैं उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। तो रफ आर रफ बिकॉज ऑफ राइबोसोम, आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम्स। तो अब ये राइबोसोम से क्या खूबी आती है वो भी हमको देखना है, तो देख लेते हैं भाई, क्यों देर करें। देखो अब यहाँ पर तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स एंड दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब समझ में आया क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने कहा था। एग्जाम में वो मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं आएगा, बट क्यों कहा था, क्योंकि ये इसका जो ये रफ वाला है, अभी मैं इसका बता रहा हूं फिलहाल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है, दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। उस राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। स्मूथ वाला क्या करता है सर, क्या ऐसे टाइम पास करता है, नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द SER, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, और फैट को लिपिड भी कहा जाता है। तो क्या बात है सर, मतलब रफ वाला जो है वो प्रोटीन बना रहा है और स्मूथ वाला जो है वो फैट बना रहा है, मतलब दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हुए, वो प्रोटीन और ये फैट बना रहे हैं। देखो ये याद रखना कि जब भी राइबोसोम जहां भी होगा ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस करने में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर सर ये प्रोटीन और फैट बना रहा है तो क्या ये कहीं पर यूज भी होते हैं, फैट और प्रोटीन की बस यही पड़े रहते हैं? ऑफ कोर्स यूज होते होंगे, ठीक है। तो देखो इसका यूजेस बता रहा हूं, यहां पर फंक्शंस बता रहा हूं प्रॉपर। तो पहला है, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो कुछ प्रोटीन और फैट जो यहां पर अपन देखे, जो यहां बन रहे हैं, वो किस काम में आते हैं, सेल की मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने बोला उसकी फॉर्मेशन में काम आते हैं। उस प्रोसेस को, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। एंड देन सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ और फैट्स और प्रोटीन जो है, ठीक है, जो इसमें से जो बन रहे हैं, तो कुछ तो सेल की मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, और कुछ जो है वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में एंजाइम्स, जैसे हम डाइजेशन करते हैं तो वहां पर एंजाइम्स लगते हैं ना, अलग अलग रिएक्शंस में हमारी बॉडी में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और हॉर्मोन्स तो आपको पता ही है, तो वो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स कुछ और नहीं होते, दे आर बेसिकली द प्रोटीन्स एंड द फैट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय दीज राइबोसोम्स। सोचो कितने इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में वो भी मेंशन है, कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, कहाँ के, जो लीवर सेल्स के, हमारा जो लीवर है, ठीक है, उसके जो सेल्स है, लीवर सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसमें से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, द SER, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, they are specialized to detoxify the any chemicals, external chemicals। मतलब मान लो कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी कोई टॉक्सिक चीज चली गई, कोई जहरीली चीज जा रही है जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उस चीज से लड़ने के लिए कौन काम करता है, जो हमारे बॉडी के, जो हमारे लीवर सेल्स के जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो। तो आपने सुना होगा कि अल्कोहल, मतलब कोई अल्कोहल ज्यादा पी के उसका लीवर खराब हो गया, तो क्यों होता है, भाई वो जहर ही तो है, तो जब वो जा रहा है, SER जो है वो उसको काम कर रहा है, फाइट कर रहा है, थक जाएगा, एक दिन कोएगुलेट होगा, ठीक है, खराब हो जाएगा। सो ये हो गया, याद रखना SER जो है, SER ऑफ लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हेल्प टू डिटॉक्सिफाई केमिकल्स, ठीक है, पॉइजन्स। ओके, देन वी हैव गोल्गी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक का अपन ने कर लिया, अभी गोल्गी अपैरेटस के ऊपर देखते हैं क्या है। सो गोल्गी अपैरेटस बेसिकली, हमने स्ट्रक्चर तो देखा ही, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा आगे की तरफ जो ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, दैट इज गोल्गी अपैरेटस, ठीक है।
मतलब एंडोप्लाज्मिक तो बहुत कनेक्टेड होता है वो आपके उससे, और ये थोड़ा सा दूर की तरफ है। और देखो इससे मैंने एक शब्द दिया है जो ये नाम इसे याद रखना, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। तो जैसे पैकर एंड मूवर्स होते हैं, मतलब कोई चीज़ को पैक करके जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, तो वही काम है अपने गोल्गी अपैरेटस का भी। मतलब जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हैं कहाँ पर, कौन है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनी हुई है, ठीक है, उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस। सर इसका अजीब सा नाम क्यों है, तो देखते हैं। नाम अजीब सा इसलिए क्योंकि इसको डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है, बंदा है ये। इसके बाद पैकर्स एंड मूवर्स क्यों बोलते हैं सर, वो देख लेते हैं। सो उसके पहले यहां पर स्ट्रक्चर दिया है। सो अगेन दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है सर, कैसा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये मेम्ब्रेन तो है इसके ऊपर। सो इट कंसिस्ट, एक ही तो नहीं है ना, इसमें भी कई सारे हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ स्पेस है, सो वेसल्स है। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। यस, दे आर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, है ना, ऐसे है। So Golgi apparatus consists of system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks, stack मतलब group, in stacks called cisterns। तो इनके ग्रुप को, बंच को cisterns कहा जाता है। अच्छा मैं इसको मिटा दूं और फिर फंक्शन देखते हैं अपन। अच्छा, these membranes often have connections with membranes of endoplasmic reticulum। इनके membranes का endoplasmic reticulum की membranes के साथ में कनेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके बाद अब इसका प्रॉपर फंक्शन देखते हैं। सर हमने इसको पैकर एंड मूवर तो कहा है, तो वो सब तो रहेगा ही रहेगा। मतलब देखो, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरर है तो जो सामान वो बनाएगा उसको ट्रांसपोर्ट कोई ना कोई तो करेगा, वो करता है गोल्गी अपैरेटस। देखो यहां पर वही दिया, मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनी है, ठीक है, आर पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड, उसको पैक करके डिस्पैच करने का काम जैसे अमेजोन वाले करते हैं, कुछ इस टाइप का, ठीक है। पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, अलग अलग टारगेट्स तक, सेल के अंदर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका है, द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। सो जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनी है उसको पैक करके डिस्पैच करने का काम, अलग अलग पार्ट्स तक भेजने का काम किसका है, गोल्गी अपैरेटस का। देन वी हैव इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। वो तो हमने देखा कि भाई स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करने का काम जो है वो इनके वेसिकल्स का है, ठीक है। इसके बाद इन सम केसेस एक अलग से भी फंक्शन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको आएगा एग्जाम में यही सब, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहां पर कितना, ये एक फंक्शन तो कम से कम वही है ना। यहां पर एक और फंक्शन क्या दिया है, द कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। मतलब आप एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, सिंपल शुगर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड या कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स शुगर इन दिस गोल्गी अपैरेटस। तो दो फंक्शन हमको याद हो गए गोल्गी अपैरेटस के। पहला कि जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है उसको पैक करके डिस्पैच करने का, अलग अलग टारगेट्स तक भेजने का काम गोल्गी अपैरेटस का है। और दूसरा, सिंपल शुगर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। और एक और देख लो इसका, गोल्गी अपैरेटस का एक और है कि भैया ये जो गोल्गी अपैरेटस है ना, दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है, हमने अभी इसके बाद वही पढ़ना है हमको। तो लाइजोसोम्स के प्रोडक्शन या उसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस का ही हाथ है। वाह, अब देखते हैं लाइजोसोम्स के बारे में, चलो। ओके, सो लाइजोसोम्स देख लो यहां पर कैसे दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये पूरा एक ऐसा पैक होता है, पूरा ऐसा कह सकते हो थैली होती है, ठीक है, दिखाता हूं। तो जैसे देखो, अब इसको नाम क्या दिया है मैंने, आइदर सुसाइडल बैग्स कह सकते हो या फिर इसको गार्बेज बैग कह सकते हो।
सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है पता चलेगा, क्योंकि ये अपने ही सेल को बर्बाद तबाह कर सकता है, मार सकता है। और गार्बेज क्यों बोला गया, क्योंकि जो भी सेल के अंदर कचरा आ रहा है वो इसके अंदर, ये अपने अंदर भर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सो ये लाइसोसोम्स कैसे दिख रहे हैं, किस तरह के दिख रहे हैं। तो ये पूरा एक ऐसा थैली की तरह है, सेल के अंदर है ये, और ये एक ऐसा सैक की तरह है जिसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो भरा हुआ है। मैंने इसलिए इसको जहर की पोटली बोला है। इसके अंदर कुछ तो ऐसा करोसिव या कह सकते हो कुछ तो ऐसा डाइजेस्टिव चीज़ है जो कोई भी चीज़ को अपने अंदर घोल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जहर का पोटली क्यों बोला है इसको। ओके, सो लाइसोसोम्स के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है इसका। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, मेम्ब्रेन से कवर्ड एक गोनी है। ठीक है, एक बैग है फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मैंने कहा इसके अंदर कुछ तो है, इसके अंदर ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और वो भी ऐसे वैसे एंजाइम्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, काफी स्ट्रॉन्ग, जो चीजों को अपने अंदर घोल सकते हैं। कोई भी चीज डालोगे मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा था ना RER जो है उसका जो राइबोसोम्स है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन कहीं ना कहीं एंजाइम का भी काम करता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है, सॉरी लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स भी कहाँ बना हुआ है, RER की तरफ बना हुआ है। ठीक है, अब इसका सर ये तो स्ट्रक्चर, फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन देख लो भाई, इसको मिटा दो पहले। यस, फंक्शन देखो, लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। मैंने कहा था गार्बेज बैग क्यों बोला मैंने उसको। वैसे आपको क्वेश्चन गार्बेज बैग नहीं आता, आपको आता है, आपको वो सुसाइडल बैग याद रखना है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये आता है। गार्बेज तो मैंने ऐड किया था। सो वाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं वो यहाँ देखते हैं हम। सो पहले तो ये देख लो कि लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्यों सर, ऑफ सेल लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल। तो मान लो कि बाहर से कोई सेल के अंदर कोई भी ऐसा फालतू वालतू चीज आ गई, कचरा टाइप चीज आ गई, तो ये लाइसोसोम्स अपने अंदर भर लेगा। और या तो सेल ही खराब हो गया, सेल का ही कुछ पार्ट खराब हो गया, कोई ऑर्गेनल खराब हो गया, तो उसको भी अपने अंदर भर लेगा। मतलब बेसिकली सेल के अंदर साफ सफाई रखने का काम किसका है, लाइसोसोम्स का। जो भी गंदगी है वो अपने अंदर भर लेगा। क्यों, ये क्या कर सकता है, इसके अंदर देखो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कुछ भी जाएगा सब घुल मिल जाएगा। ठीक है, एसिड की तरह मान लो। इसके बाद देखो यहां पर लाइसोसोम्स ब्रेक देम अप एज दे कंटेन पावरफुल। ये तो मैंने बताया कि उसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स है, कोई भी चीज जो उसके अंदर जाएगी वो एकदम घुल मिल जाएगी। ठीक है, तबाह हो जाएगी, उसके अंदर नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, क्यों इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा था कि अपने सेल को तबाह कर सकता है पर कभी भी नहीं करेगा। देखो यहाँ पर कभी भी नहीं करेगा, मतलब एनी टाइम नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब। जरूरत कब पड़ेगी, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल जो है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेल खराब हो गया है किसी तरीके से, उसमें डिफेक्ट आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो लाइसोसोम जो उसके अंदर प्रेजेंट लाइसोसोम है उस सेल के अंदर, वो बर्स्ट कर जाएगा और अपने पूरे सेल को लेके बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आ गई बात समझ में। गार्बेज बैग क्यों बोला मैंने, क्योंकि कोई भी चीज जो बाहर से आई है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर आ गया, ठीक है, अनवांटेड चीज, उसको लाइसोसोम अपने अंदर डाल लेगा। या कोई भी सेल का कोई वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर ही कोई पार्ट ऐसा जो खराब हो गया, तो उसको अपने अंदर डाल लेगा। और सो दिस इज कॉल्ड लाइक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोला गया। सुसाइडल बैग क्यों बोला गया, क्योंकि वो अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, जब उसके सेल जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर, इसके बारे में पहले तो इससे एक नाम कनेक्ट करो। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या, न्यूक्लियस को हमने ब्रेन ऑफ द सेल बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, गोल्गी अपैरेटस क्या बना, पैकर एंड मूवर। ठीक है, लाइसोसोम क्या बना, कचरे की पेटी, है ना, या जहर की पोटली। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो देख लो। सो माइटोकॉन्ड्रिया को तुम कह सकते हो पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस। ठीक है,
जैसे हमारे शहर का या कहीं भी जो हम रहते हैं हमारे आसपास में पावर हाउस होता है जहाँ से हमको बिजली आती है, ठीक है। सो यहाँ पर सेल के अंदर भी जो पावर है, जो एनर्जी सेल को मिलेगी जिससे सेल वेरियस एक्टिविटीज़ करेगा, वो एनर्जी भी कहाँ से, कहीं ना कहीं से आती होगी। तो सेल के अंदर एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसका भी डिटेल देख लेते हैं, चलो। सो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ना डबल लेयर्स है, देखो, एक अंदर वाला ये लेयर है, बाहर वाला लेयर है। बाहर वाले लेयर में छेद होते, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है उसमें पोर्स हैं, छेद है छोटे छोटे, और जो अंदर का लेयर है कितना फोल्डेड है। सो द इनर लेयर, जो अंदर का लेयर है वो डीपली फोल्डेड है, याद रखना ये स्ट्रक्चर मान लो इसका। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, या ऐसा ऑर्गेनल जो दो लेयर का बना हुआ है, डबल लेयर, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर है वैसे यहां भी है। बाहर का लेयर के ऊपर पोर्स है, होल्स है, और अंदर का लेयर डीपली फोल्डेड है। ये फोल्डेड क्यों है वो भी समझ में आएगा। सो स्ट्रक्चर, यस, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू लेयर, ठीक है, एक नहीं दो लेयर है। और उसके बाद क्या बोला गया है, द आउटर लेयर इज पोरस, होल्स हैं, और इनर लेयर डीपली फोल्डेड। ये तो हो गया, समझ में आ गया सर। आगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल। सही बात है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पर कैसे, क्या, किस फॉर्म में, वो देख लो। सो वही फंक्शन बता रहा हूं। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, हमको जो भी एनर्जी चाहिए हमारे सेल को या हमको, वो कहाँ से बन रहा है, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया उसको, एटीपी। अब इस शब्द को अच्छे से मार्क कर लो कि हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी इसी को बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत है, किसी देश में आपको कोई चीज खरीदनी है तो पैसे की जरूरत है ना, वहां की करेंसी चलेगी, वहां की करेंसी चलेगी। वैसे हमारी बॉडी में अगर एनर्जी प्रोड्यूस करना तो पेट्रोल डीजल वाला करेंसी नहीं चलेगा, हमारी बॉडी में हमको एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा बॉडी उसको बर्न करके और उससे एटीपी बनाता है, हमारी बॉडी में उसको स्टोर करता है, ठीक है। हमारे सेल्स में वो स्टोर्ड होते हैं, और जब भी हमको जब जरूरत पड़ती है तो सेल में भी, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो एटीपी हम यूज करते हैं और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारी लाइफ की जो भी एनर्जी की नीड है, ठीक है, वो जो हमारे सेल्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हर एक सेल में, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस इन दिस माइटोकॉन्ड्रिया, और वो उसको एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हमारे सेल का एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको इसी से एनर्जी प्रोड्यूस मिलती है, ठीक है। और ये एटीपी कहाँ बना है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा, पावर हाउस ऑफ द सेल। आगे क्या बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और फंक्शन बताया गया, देखो कि ये इट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनल, बाकी ऑर्गेनल से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों सर, इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, मतलब सभी सेल ऑर्गेनल के पास अपने डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होते। जैसे हमने देखा था कि हाँ एंडोप्लाज्मिक के पास तो है, बट नॉट ऑल द सेल ऑर्गेनल्स हैव दिस डीएनए, देयर ओन डीएनए, खुद के डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होते, बट इनके पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इस मामले में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स है, दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। मैंने कहा था राइबोसोम रहेगा भाई तो प्रोटीन बना पाएगा खुद के। सो दो फंक्शंस याद रखना, पहले तो कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी जिस स्टेट में चाहिए वो हमको फॉर्म बना के दे रहा है, या इट इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जिससे हमको एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इनके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स है, जिससे क्या होता है, जिससे ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यूनिकनेस है माइटोकॉन्ड्रिया में। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के लिए मैंने ना पहले डायरेक्टली मैंने आपको किचन दिखा दिया है, तो प्लास्टिड्स को हम किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। किचन में क्या होता है, किचन में खाना पकता है,
सिर्फ खाना ही पकता है क्या सर, बर्तन भी तो धुलते हैं। बट समझ लो कि प्लास्टिड्स जो है वो, उसको किचन ऑफ द सेल क्यों कहा गया, क्योंकि प्लास्टिड्स की वजह से, दिस इज नाउ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पता होगा आपको, एनिमल्स में तो नहीं होता है ना, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। सो प्लास्टिड्स की वजह से प्लांट्स खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट को यूज करके, ठीक है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल बोला है। किचन में खाना बनता है, वैसे प्लास्टिड्स की वजह से फूड प्रिपेयर, फूड सिंथेसाइज होता है इनका, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। ओके, सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ऑफ कोर्स ये प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होते, प्लांट सेल्स में होते हैं, इसलिए वो अपना खाना खुद का खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब प्लास्टिड्स के भी याद रखना मेन दो टाइप है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब तो प्लास्टिड है, क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, और ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, या फिर तुम कलरलेस भी याद रख सकते हो, ठीक है। सो प्लास्टिड्स के दो टाइप मेन, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड, ये व्हाइट प्लास्टिड या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स। और क्रोमोप्लास्ट में भी एक स्पेशल टाइप हम मान सकते हैं ऐसा, कि ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर एक खास पिगमेंट हो, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो अगर किसी प्लास्टिड में ऐसा पिगमेंट है तो ऐसे प्लास्टिड को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, those plastids which have chlorophyll pigments they are called chloroplast, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर ये ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जिसकी वजह से स्पेशली प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। मैं आपको फंक्शन की तरफ आता हूं, तो देख लो क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। सो प्लास्टिड्स की दो कैटेगरी, उसमें भी जो स्पेशल टाइप प्लास्टिड्स है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर, अगेन दिस इज ऑल्सो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर इनर। इसके बाद इसमें जो छोटे छोटे कॉइन टाइप चीजें हैं, कॉइन से दिख रहे हैं आपको, ये है थैलाकॉइड्स, और ये कॉइन का जो बंच है पूरा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रैनम। पूरा एक बंच को ग्रैनम कहेंगे। और इसके अंदर जो मीडियम होता है ना, इसके अंदर जो मीडियम है देखो, उस मीडियम को स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है इस क्लोरोप्लास्ट में, मेनली क्या है, वो जो बंच है वो बंच को ग्रैना, और जो मीडियम है उसको बोल रहे हैं स्ट्रोमा, ठीक है। आउटर लेयर इनर लेयर तो हमको दिख ही रहा है, बाकी ये ल्यूमेन, दैट इज नॉट दैट, अभी हमको इतना नहीं डीप में नहीं जाना। बट अब ये सब चीजें मिलके फोटोसिंथेसिस करा पाती है इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो C6H12O6 प्रोड्यूस होती है। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है हवा से, स्टोमेटा पोर से, और रूट से वो पानी अब्सॉर्ब करता है, वाटर, और CO2 और वाटर को यूज करके ये C6H12O6 वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना पाते हैं अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हम डिटेल जो है वो हम अभी नहीं, उसको हम 10th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट फिलहाल देख लो ये कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है यूजिंग सनलाइट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। अच्छा, और ल्यूकोप्लास्ट का भी फंक्शन याद रखो, ये उसका फंक्शन तो हो गया। यहाँ का फंक्शन देखो, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो वैसे तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन ये कुछ चीजें स्टोर करता है, जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, इन सब चीजों को वो स्टोर करता है। स्टोरेज का काम है इसका, ल्यूकोप्लास्ट का। ओके सर, अब यहां पर और क्या क्या बातें दी देखो। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। तो इसके अंदर जो मीडियम है वो तो स्ट्रोमा है, उसके अंदर अलग अलग ये मेम्ब्रेन लेयर्स ऐसे प्रेजेंट है। अच्छा, अब प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनके पास भी इनके खुद के, देखो ये जो हमने उनको यूनिक कहा था माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इनके ये भी उस मामले में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हैं। दे हैव देयर own DNA and ribosomes, just like mitochondria, they also have their own DNA and ribosomes. तो अगर आपको एग्जाम में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की कुछ यूनिक बातें जो आपस में सेम है लेकिन बाकियों से अलग है, तो वो ये है कि ये इनके पास इनके खुद के DNA और राइबोसोम्स हैं, जिनकी वजह से ये खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं स्पेशल। आगे देखते हैं, एंड कमिंग टू द लास्ट सेल ऑर्गेनल जो हम देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और बातें हैं जो हम करेंगे।
सो सेल ऑर्गेनल लास्ट वाला ये वैक्यूल क्या है सर? सो वैक्यूल लगभग ये मान लो कि थोड़ा मतलब काइंड ऑफ एम्प्टी स्पेस जिसके अंदर स्टोरेज किया जा सकता है। तो इसको तुम ना स्टोर रूम की तरह याद रख सकते हो कि कोई चीज स्टोर करनी है सेल को तो वो वैक्यूल में मेनली करता है। देखो मैंने बताया था प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल होता है बड़ा सा, एनिमल्स में रिलेटिवली वैक्यूल की साइज छोटी होती है। अच्छा, अब आते हैं वैक्यूल की तरफ और इसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन है वो देख लेते हैं। सो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। ठीक है भाई, इसमें स्टोरेज होता है। क्या है? वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, बताया था मैंने, और प्लांट सेल्स में जो सेंट्रल वैक्यूल है वो लार्ज होता है। देन इन प्लांट्स, अब प्लांट सेल्स की बात हो रही है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। वैक्यूल के अंदर क्या भरा होता है? सेल सैप, मतलब काइंड ऑफ फ्लूइड है वो भरा होता है। उससे क्या होता है? उससे प्लांट सेल जो है थोड़े टफ होते हैं, रिजिड और टर्जिड बन जाते हैं। मतलब अंदर से जब लिक्विड भरी हुई है तो पूरा जो एकदम अच्छा सा एकदम हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है, टफनेस जो आएगी, मतलब अंदर से प्रेशर लगेगा तो काफ़ी स्टिफनेस आएगी। ठीक है, थोड़ा सा टर्जिड बनेगा, उसको टर्जिडिटी बोलते हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक, ठीक है, तो अब वैक्यूल का फंक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस है, स्टोरेज सैक स्ट्रक्चर मान लो। ठीक है, फंक्शन क्या है? क्या क्या चीजें स्टोर करते हैं? अमाइनो एसिड, शुगर, अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो वैक्यूल को इसलिए स्टोर रूम कहा गया सर। एंड देन सम यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर में जैसे कि अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पर जो वो यूनिसेलुलर है, फूड उसके अंदर गया तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, तो जो स्पेस में जहां पर वो फूड रहेगा उसको हम फूड वैक्यूल कहेंगे। वाइल इन सम अदर्स, कुछ और यूनिसेलुलर्स में वैक्यूल टू एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट, मतलब ऐसे वैक्यूल्स भी होते हैं जो वाटर और वेस्ट को थ्रो करने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, ये हो गया वैक्यूल्स का। देन कमिंग टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है सर? सेल का डिवाइड होना। तो जब सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है ना, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये बात याद रखना कि मान लो ये एक सेल है, ये डिवाइड होने वाला है, तो पहले ना उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ही बेसिकली वो सेल डिवाइड। देखो यहां पर स्टेप्स देख लो, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर सेल डिवाइड होगा। सो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कार्योकेनेसिस। केनेसिस मतलब डिवीजन, और न्यूक्लियस के लिए मैंने कार्यो ये वर्ड शुरू में बताया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सो कार्योकेनेसिस इज अ फर्स्ट स्टेप, न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड देन पूरा सेल डिवाइड होगा, साइटोकेनेसिस, सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, देन सेल डिवीजन। ठीक है सर, ये बात तो हो गई। आगे मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की मेन टाइप्स क्या क्या है सर? सो उसके लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि दो सेल टाइप क्या क्या होती है। सो दो सेल टाइप होती है, डाइप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि हमारे ह्यूमंस के हिसाब से बताता हूं आपको कि ह्यूमन बीइंग का जो नॉर्मल सेल्स होता है, हमारे अंदर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, सभी के नहीं। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हमारे नॉर्मल सेल्स में। लेकिन हमारा जो जर्म सेल है, जर्म सेल यानी कि जैसे मेल्स में होता है वो स्पर्म और फीमेल में ओवम, तो ये जो स्पर्म है या जो ओवम है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? नॉर्मल सेल्स में हर एक सेल में तो 46 होते हैं। स्पर्म और ओवम में कितने होते हैं? इसमें होते हैं 23। मतलब यहां पर भी 23 होगा, यहां पर भी 23 होगा। सर कारण क्या है? बहुत सिंपल बात है यार, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने वाला होगा तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यही चीजें आपस में ना स्पर्म और ओवम मिलेंगे तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जाइगोट तभी फॉर्म होगा जब स्पर्म और ओवम मिलेंगे। तो ये 23 और ये 23, फादर से 23, मदर से 23, वापस से आगे कितने हो गए? 46। इसलिए आधे कैरेक्टर्स फादर से आते हैं, आधे मदर से आते हैं। आगे बात समझ में। सो जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं जिनमें दोनों पेयर प्रेजेंट है, 23 और 23 दोनों पेयर प्रेजेंट है, इसको मैं 2n टाइप ऑफ सेल बोल सकता हूं। एंड नाउ दैट इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं डाइप्लॉइड सेल। डाई मतलब दोनों कैरेक्टर आ चुके हैं उसके अंदर। 2n टाइप ऑफ सेल, डाइप्लॉइड सेल। और ये जो स्पर्म और ओवम है जहां पर ओनली हाफ कैरेक्टर प्रेजेंट है,
पूरे सेल की बातें नहीं, आधा ही इंफॉर्मेशन है। तो ये स्पर्म और ओवम को तुम कह सकते हो हैप्लॉइड। सो इसको हम 2n टाइप बोलते हैं और हैप्लॉइड को n टाइप बोलेंगे। तो स्पर्म में n, ओवम में n मिलेगा, जाइगोट बनेगा तो 2n। ठीक है। अच्छा, हैप्लॉइड डाइप्लॉइड से अगर थोड़ा सा हो गया बात, तो अब फिर से देखते हैं सेल डिवीजन की बात, कि सेल डिवीजन मेनली 2 टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, वैसे ए माइटोसिस भी होता है, बट हम यहाँ पर 9th के हिसाब से बात करें। माइटोसिस में क्या होता है सर? देखो इसमें ना ये 2 वर्ड याद रखना, ये 2 साउंड याद रखो, माइटोसिस। ठीक है, तो ये देखो माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिससे, मैं यहां मिटा के आपको यहीं पर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं पहले। सो माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें क्या होता है कि जो 2n टाइप का सेल है ना, वो जब डिवाइड करता है ना, तो जो बनेगा फाइनली वो भी 2n टाइप का सेल होगा। मतलब इसमें मैंने बताया था टॉ से ये 2 साउंड याद रखो। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी नया डॉटर सेल बन रहा है वो भी 2n टाइप का ही है, मतलब इसमें सब 2 है, 2, इसलिए माइटोसिस। व्हेन आई एम सेइंग मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है कि जो 2n टाइप का सेल है ना, वो जो प्रोड्यूस करता है ना डॉटर सेल्स, वो सब कैसे n टाइप के होते हैं, n टाइप के। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहां पर डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड ही बनेगा इस सेल डिवीजन में। माइटोसिस में डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड ही बनेगा, बट मियोसिस में क्या होगा, इसमें डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। मतलब हमारा जो बॉडी में नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा होगा ना, जिसमें नॉर्मल सेल्स ही बनते हैं, डाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड बन रहे हैं, तो ये सब माइटोसिस है। और जो हमारे जो स्पर्म और ओवम प्रोडक्शन जो होते हैं, वो सब क्या है, वो सब हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं ना, स्पर्म एंड ओवम एंड हैप्लॉइड। तो वो वाला प्रोसेस जो है वो कैसे बना होगा, दैट इज बाय मियोसिस। तो देख लो कि जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसमें डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए कॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसके अंदर। ठीक है, डीएनए कॉपी हुआ, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 मान लो 4 क्रोमोसोम है, और इधर भी देखो ये जो डॉटर सेल्स बने, इनके पास भी 4 क्रोमोसोम है, इनके पास भी 4 क्रोमोसोम है। देखो 46 दिमाग में बिठा मत लेना, वो ह्यूमंस का है, मैं जनरली बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, जैसा टाइप का पेरेंट था वैसे ही टाइप का उतना ही क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में भी आया। सो दिस इज माइटोसिस। जैसे यहाँ बताया कि 2n से 2n 2n ही बन रहा है, माइटोसिस। और ये वाला सेल डिवीजन देखो, यहाँ पर पेरेंट के पास देखो 1, मतलब मान लो यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, डीएनए कॉपिंग हुआ, उसके बाद में जो डॉटर सेल्स बने, डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुए थे फाइनली ये वाला, तो इनमें देखो कि जैसे यहाँ पर 4 क्रोमोसोम, तो इसमें कितना हो गया, 2 क्रोमोसोम, यहाँ कितना 2 है, यहाँ पर भी कितना 2 है। मतलब फाइनली जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास, सबके पास 2 क्रोमोसोम्स ही, मतलब हाफ हो गया ना। तो ये 2n टाइप था, ये n टाइप हो गया। सो दिस इज मियोसिस। सो होप गाइज दिस इज क्लियर। और मुझे ये बताना कि यहाँ पर डॉटर शब्द क्यों यूज किया है, क्यों नहीं यहाँ सन बोला गया है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आप। और जो बातें हैं वो कितनी क्लियर हैं, कितनी नहीं है, और क्या मैं आप तक जो है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। पढ़ते रहो, मस्ती भी करते रहो और धुआंधार ज़िंदगी जीते रहो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।